हेलो, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि ए बी एक मॉलिक्यूल है। ए बी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर ए और बी में आपस में बॉन्डिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का होगा। ठीक है ना, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो क्या करेगा? उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द टेंडेंसी, इधर लिख लेते हैं, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये बोलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे सिंबल लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। ठीक है ना, कुछ एक्स तरीके से बनता है, इसको काई पढ़ते हैं। तो जहां पर भी ये एक्स टाइप का सिंबल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर हम ये बोलें इफ काई ए इज लेस देन काई बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे? बी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे? बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है ना, तो ये इधर जैसे इधर ये अट्रैक्टेड होंगे, इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके जस्ट ऑपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन दो एटम्स की बात हो रही है उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है ना, तो वो उस टाइप का मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होगा। ठीक है, ओके। अगर हम इसका अपोजिट बोलें, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे? ए की तरफ। ठीक है ना, ए की तरफ। अब इसका अपोजिट क्या होगा? पोलैरिटी किस पे डेवलप होगी? देखिए, अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना, तो डेल्टा माइनस या डेल माइनस, और बी के इसके अपोजिट डेल प्लस। ठीक है ना, ये भी किस तरीके का होगा? पोलर होगा। तीसरा केस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो वो बोले जाते हैं आपके नॉन पोलर। क्या बोले जाते हैं? नॉन पोलर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जस्ट एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना। इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी का ना तो कंजम्पशन होता है, ठीक है, और ना ही कोई एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस, इज यूनिटलेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले जो टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने ख़त्म किया था, वो यहीं पर एंड हुआ था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी, किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात होती है किसकी, आइसोलेटेड गैसियस एटम की। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो बात होती है वो दो एटम्स की होती है जो आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड एटम, ठीक है ना, टू बॉन्डेड एटम्स के बारे में बात होती है, एटम्स की बात होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये किसी यूनिट की फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल किलो जूल पर मोल, ठीक है, या किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी यूनिट होती है। लेकिन इसमें जस्ट एक टेंडेंसी आ रही है कि ए और बी के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट क्या है, दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें किसी भी बॉन्ड का ना तो बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, किसी बॉन्ड का, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे में ना तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी और ना ही रिलीज हो रही होगी। तो ये क्या बोला जाएगा, यूनिटलेस बोला जाएगा, यूनिट लेस बोला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट ना होने का मतलब क्या है, ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। कैसी होती है, रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है, किसी एक के कंपैरिजन में बोलेंगे कि दूसरा वाला या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिलेटिव वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। एक टेबल की फॉर्म में इसको समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये डेफिनेशन हमने बात की। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि एक रिलेटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू अदर एटम, जबकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। कैसी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इट रेगुलरली चेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल या पीरियड और ग्रुप, ठीक है। इट डजंट चेंजेस रेगुलरली, ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इट हैज नो यूनिट, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, तो इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि इट इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज जस्ट अ टेंडेंसी to attract
shared pair of electrons, hence no energy released or absorbed, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यूनिटलेस, ठीक है ना, यूनिटलेस होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये प्रोसेस कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की जो मेन जो स्केल्स हैं वो 3 हैं। इसके अलावा एक और है जो यहाँ पे हमको पढ़नी है, मेनली 3 पढ़नी है। पहली है पाउलिंग्स स्केल, दूसरी है म्यूरिकेंस स्केल और तीसरी है ऑलरेड-रॉशोज स्केल, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहली पाउलिंग्स स्केल है। ये पाउलिंग स्केल क्या बोलती है, पाउलिंग ने क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक AB मॉलिक्यूल है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XB है, ठीक है ना। और इनकी रेजोनेंस एनर्जी अगर हम बात करें, रेजोनेंस एनर्जी इसको अगर डेल्टा AB बोलते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। पाउलिंग ने क्या किया, जो A और B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, इसको रिलेट किया उस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। एक फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, वो देखिए क्या है, क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स A एंड B। इसमें मैं मॉड्यूलस लगा दे रहा हूं, जिसकी बड़ी होगी उसका डिफरेंस जो है ना वो ले लिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि ये जो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB, ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। अब यहां पर रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। रेजोनेंस एनर्जी जो होती है AB, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB जो कि कैलकुलेट की गई है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल। EXP का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थेरेटिकल, ठीक है ना, कौन सा, थेरेटिकल। बात समझ में आई। यानी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थेरेटिकली जो कैलकुलेट की गई है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट की गई हो तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, थेरेटिकली कैसे कैलकुलेट करी गई है उसको देखिए। EAB थेरेटिकल, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये जो AB मॉलिक्यूल बना होगा वो किस तरीके से बना होगा, कोई एक एटम A2 होगा, कोई दूसरा एटम B2 होगा, ठीक है ना। अब इसका अगर हाफ मोल ले ले तो ये क्या बना देगा, AB का एक मॉलिक्यूल बना देगा इस तरह से, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि A और A के बीच में कोई बॉन्ड होगा, इसी तरीके से B और B के बीच में कोई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इनको ब्रेक जब तक नहीं करेंगे तब तक AB का फॉर्मेशन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज से AB की बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पे इन्होंने क्या किया कि A और A, B और B की जो बॉन्ड एनर्जीज थी उनका ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB
ठीक है ना, बीबी बॉन्ड, उनका क्या ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, ठीक है ना। इससे उन्होंने क्या निकाला, AB की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना पहले वाले फॉर्मूले में लिखिए, इस वाले में अगर इसको पुट करें तो क्या आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज इक्वल टू क्या आएगा 0.028 इंटू अंडर रूट EAB एक्सपेरिमेंटल माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB, ठीक है ना। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको याद रखेंगे, ये जो हमने लिखा है। अब यहां पर सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट की गई हैं किसमें कैलकुलेट की गई हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और यहां पे समझिए कि मॉलिक्यूल्स ऐसे तो है नहीं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2, F2 एटसेट्रा, ठीक है ना। इनके लिए जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो क्या आती है, 0 आती है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा कि XA माइनस XB या काई A काई B इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। मतलब क्या है, A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, इसीलिए क्या है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हाँ, इस स्केल की ड्रॉबैक को समझ लेते हैं कि इसके बाद मिल्किन ने क्यों दिया, फिर ऑलरेड रॉशो ने क्यों दिया। देखिए यहां पर ध्यान ये देना है, ये बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है ना। तो जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वो एक्यूरेटली जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट की जो बॉन्ड एनर्जी है, कुछ सॉलिड एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी मोर एक्यूरेटली जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अगली स्केल पे चलते हैं। चलिए इनकी टेबल पे बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन सी टेबल दी, ध्यान दीजिए। ये जो टेबल लिखी हुई है, पाउलिंग ने क्या किया, पाउलिंग ने कहा, अज्यूम किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, काई F का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन को कितना माना, 4.0, कितना माना, 4.0। और उसके रेस्पेक्ट में ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो मेन आपको ध्यान रखना है, जैसे इस सेल की बात, इस पीरियड की बात करें तो इसको तो हमने अज्यूम कर लिया है, इसको क्या किया है, अज्यूम किया है। और अभी हमने फॉर्मूला कैसे पढ़ा था, XA माइनस XB, यानी F के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने निकाला ऑक्सीजन में 3.5, यानी जितनी इसकी थी उसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें से 0.5 माइनस करिए, फिर इसमें से 0.5 माइनस करिए, फिर इसमें से 0.5 माइनस करिए, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। तो ये जो आपको पीरियड दे रखा है, सेकेंड पीरियड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको याद हो तो लगभग काम चल जाता है, ठीक। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेबल है, इसमें कार्बन और सल्फर और आयोडीन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लगभग सेम आ रही थी, ठीक है। नाइट्रोजन क्लोरीन की लगभग सेम आ रही थी, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, सेम है। सीजियम एंड फ्रांसियम की सेम है, और सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, मिल्किन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। मिल्किन ने क्या बोला
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ इट्स आईपी एंड ईए। आईपी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला हमने कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, एवरेज होगी उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू Mulliken's scale, electronegativity of an element is the average of electron affinity, ionization potential and electron affinity of that element। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2, IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज किस में ली गई हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कैलकुलेट किया। जबकि पाउलिंग ने क्या बोला था, वो डिफरेंस निकाल रहे थे कि फ्लोरीन का मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूले की हेल्प से दूसरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कैलकुलेट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, हम एब्सोल्यूट बात करेंगे, रिलेटिव बात तो नहीं करेंगे, हम एब्सोल्यूट बात करेंगे। तो उन्होंने आईपी और ईए से रिलेट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब बात आती है कि सर जब इतना बढ़िया फॉर्मूला दिया है तो ऑलरेड या दूसरी स्केल्स आने की क्या ज़रूरत थी, तो उसको भी देख लेते हैं, लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन इस मेथड की या इस स्केल की ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो टर्म यूज किया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हर एक एलिमेंट के लिए नोन नहीं है। क्या बोला हमने, द वैल्यू ऑफ EA, द वैल्यू ऑफ EA इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ठीक है ना। हर एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी मेथड क्या हो गया, फेल। ठीक है ना। अब इसमें एक रिलेशन समझिए, एक रिलेशन है, रिलेशन यहीं पे लिख लेते हैं। एक रिलेशन है पाउलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फॉर्मूला उसको मैं काईपी लिख रहा हूं या एक्सपी, जो भी पढ़ना चाहें। एंड म्यूलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको काई एम या एक्स एम, ठीक है ना, इससे डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें रिलेशन क्या है, एक्स एम जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू म्यूलिकन जो है वो 2.8 टाइम्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग। बात समझ में आई। और इसको अगर पाउलिंग के फॉर्म में निकालें, म्यूलिकन की फॉर्म में अगर निकालें तो पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, एक्स एम डिवाइडेड बाई 2.8 और एक्स एम क्या है, आई पी प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू 2.8 करोगे कितना आएगा 5.6। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिलेशन है ये। ठीक है। पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्यूलिकन के फॉर्मूले से इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेड रोशोज स्केल, ऑलरेड रोशो ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है ये जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस।
क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम एंड इट्स न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between electrons present in valence shell, Vs लिख देते हैं, and its nucleus। ठीक है ना, और ऐसा बोल करके इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड विद देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहां पे टर्म इंट्रोड्यूस होगा कौन सा? Z इफेक्टिव। कौन सा? Z इफेक्टिव, और उस एटम की एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज क्या? Z इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस, स्मॉल r अगर बोल दें। और इससे उन्होंने फॉर्मूला डेरिवेट किया। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर E की वैल्यू डाल के इसको फर्दर सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी? X इज इक्वल टू 0.359 Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस 0.744। तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इसको समझ भी लीजिए। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाता है, और वो डिस्टेंस की पावर 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ क्लास 12th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। चलिए, और इनकी वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेट की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रही बात Z इफेक्टिव की, तो Z इफेक्टिव आपको पता है क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? Z क्या है? Z है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन्स। यानी सिंपली हम Z को क्या बोल सकते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या है? सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमने सिखाया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सिग्मा स्लैटर्स रूल से कैलकुलेट करना सिखा रखा है, तो उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला है एटॉमिक साइज। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? एटॉमिक साइज। अभी हमने फॉर्मूला देखा ऑलरेडी रोशो से। ठीक है ना, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? घटता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, नेक्स्ट Z इफेक्टिव को किससे रिलेट किया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Z इफेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी ऑलरेडी रोशोस का
फॉर्मूला हमने देखा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव एक्चुअल में होता क्या था, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर की। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, एक sp होता है, एक sp2 होता है, फिर sp3 होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। इनके परसेंटेज एस की बात करें, परसेंटेज एस, तो इसमें एक s है एक p है, यानी 50-50% हो जाएगा, यानी s कितना हो जाएगा 50%। इसमें एक s है दो p है, यानी एक 3 के रेस्पेक्ट में एक का निकालेंगे तो कितना निकलेगा 33.33%। और इसमें 4 के रेस्पेक्ट में एक s है, यानी 1/4 × 100 करेंगे तो कितना आएगा 25%। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे s परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। जो ऑर्डर परसेंटेज s कैरेक्टर का है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। अगला देखिए फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जब सेंट्रल एटम सेम हो, जब सेंट्रल एटम सेम हो जाए, ठीक है ना, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है दो टाइप की होती है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो यहां से अगर हम इसको दोबारा रिलेट करें तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसको आप रिलेट कर सकते हैं Z इफेक्टिव से, ठीक है ना। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, उसमें सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, और सिग्मा की वैल्यू जितनी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और इसके ऑपोजिट जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो Z माइनस सिग्मा डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, अक्रॉस द पीरियड कलर चेंज कर लेते हैं, अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी हमने दो टर्म्स की बात करी है, Z इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस। तो अक्रॉस द पीरियड Z इफेक्टिव क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। कहां तक, अप टू 17th ग्रुप। क्यों 18th ग्रुप इनर्ट गैसेस, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ 17th ग्रुप तक ही क्या करेंगे, इसको वैलिड रखेंगे, ठीक है। चलिए
ऑर्डर लिख लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है सेकेंड पीरियड लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है ना। तो सबसे मैक्सिमम किसकी है? मैक्सिमम किसकी है? फ्लोरीन की। ठीक है ना, सेकेंड पीरियड में। और मिनिमम किसकी है सेकेंड पीरियड में? मिनिमम लिथियम की। ठीक है ना, किसमें? सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड की बात हो रही है। और एफ की मैक्सिमम है, सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम है, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में भी इसकी मैक्सिमम है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगली बात करते हैं डाउन द ग्रुप। इसमें देखिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करती हैं? इंक्रीज करती जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेंगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic radius increases, hence electronegativity increases। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सेकेंड ए ग्रुप ले लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज करेगा? ऐसे। ये ऑर्डर किसका है? एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। और ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलिए एक और बात कर लेते हैं। जैसे सेवेंथ ए ग्रुप, पहले कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। और उसके बाद में एसिटाइन वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 4 एलिमेंट की ही बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, ऑर्डर क्या है? एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर यही तो है, एटॉमिक साइज। इसके अपोजिट ये ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शनल केस की भी हमने बात करी थी। जैसे इसमें कौन से हैं? ठीक, सबसे पहले ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस, ऑफ नोबल या इनर्ट गैसेस, ठीक है ना, वो क्या है? 0। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं? दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते हैं जनरली। ठीक है। एक और एक्सेप्शन है। फर्स्ट ए ग्रुप में जैसे जैसे लिथियम से फ्रांशियम की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम से पूरी लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही है? डाउन द ग्रुप। अभी हमने क्या बोला? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ये ऑर्डर किसका लिखा है हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेकिन ये जो वैल्यू है यहां तक तो करेक्ट है, लेकिन ये जो हिस्सा आपने लिखा है ये गलत है।
ठीक है ना। ऐसा क्यों है, देखिए डाउन द ग्रुप जब आप बढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप चलते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल में जो इंक्रीमेंट होता है वो +1 का होता है। यानी अगर इसमें अगर 6 शेल्स हैं तो इसमें कितनी शेल्स हैं, 7 शेल्स हैं। यानी एक शेल बढ़ने से बोलेंगे सर एटॉमिक साइज तो बढ़ गया, लेकिन दूसरा फैक्टर आप जो है ना वो भूल रहे हैं, वो क्या है, इसके अंदर 32 प्रोटॉन्स बढ़ गए, यानी Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। 32 प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर होगा सीजियम और फ्रांशियम का वो नियरली सेम होता है। नियरली क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा क्यों? बिकॉज the value of Z increases by +32, ठीक है ना, +32। बात समझ में आई? इस वजह से सीजियम और फ्रांशियम का साइज क्या होता है, नियरली इक्वल होता है। और इस वजह से, सॉरी साइज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या, ये वाला साइन ना लगा करके ये वाला साइन लगाएंगे, नियरली से। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं, तो जनरली इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम का टर्म है ये रिलेटेड है किससे, नॉन मेटल्स से। क्योंकि नॉन मेटल के अंदर टेंडेंसी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और जबकि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी पाई जाती है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। क्यों? क्योंकि इनका आईपी बहुत कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। इसके लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है ना। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, अच्छा है। ठीक, और नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टर्म है बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ से रिलेशन क्या होता है, देखिए अगर हम माने ए बी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ए बी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की XA है और B की XB है, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस इन द नेगेटिविटीज ऑफ A एंड B, ठीक है, A एंड B, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बॉन्ड लेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड लेंथ इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, एटम्स क्या होंगे, पास आते चले जाएंगे, बॉन्ड लेंथ घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे HF में जो डेल्टा X यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, बहुत क्या होती है, मिनिमम होती है, नहीं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होती है इनकी, बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्योंकि फ्लोरीन 4 है, इसकी 2.1 है, तो 1.9 का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ हाइड्राइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स,
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल AH कोई एक मॉलिक्यूल है, AH कोई एक मॉलिक्यूल है, तो ध्यान दीजिए अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्राइड इज मोर एसिडिक, हाइड्राइड इज मोर एसिडिक, देन वी कैन से देन हाइड्राइड इज मोर एसिडिक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है। तो देखिए कुछ हाइड्राइड्स हम ले रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, ठीक है, और ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, और उसके बाद में फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, ठीक है ना। तो इधर की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये, यानी ये अच्छा एसिड होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनका नेचर पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल आयनिक होंगे या कोवेलेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, हैनी एंड स्मिथ ने क्या बोला था कि जो फॉर एग्जांपल कोई AB मॉलिक्यूल मान लें, AB, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो आयनिक परसेंटेज जो होगा वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 इंटू, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बतानी पड़ेगी, ये XA है और ये XB है, तो 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर, ठीक है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, उसका आयनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब उन्होंने क्या कहा कि इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ A एंड B इज ग्रेटर देन 2.1, तो आयनिक परसेंट जो होगा वो मोर देन 50% होगा, और मोर देन 50% होने का मतलब क्या है, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक, ठीक है ना, या मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, ठीक। अगर यही डिफरेंस इज इक्वल टू 2.1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2.1 आएगा, तो आयनिक परसेंट कितना हो जाएगा, आयनिक परसेंट एग्जैक्टली 50%, ठीक है। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर इनका डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 2.1 है, ठीक है ना, और इक्वल टू, ये गलत लगा दिया, सिर्फ लेस देन 2.1 है, तो आयनिक परसेंट जो होगा वो कितना होगा, लेस देन 50%,
यानी बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, कोवैलेंट। बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहली अप्रोच थी, इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच भी है, अकॉर्डिंग टू गैलिस। अकॉर्डिंग टू गैलिस, गैलिस क्या बोलते हैं, गैलिस ने ये बोला कि अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.7 आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा। और अगर XA माइनस XB की वैल्यू XA और XB की वैल्यू लेस देन 1.7 आएगी, तो कैसा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे इसकी हेल्प से कर लें चाहे इसकी हेल्प से कर लें, ठीक है। अगला है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड को हम कैसे समझेंगे, देखिए हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, कोई इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार डिफरेंस लेंगे, और एक बार डिफरेंस लेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना। तो अगर गैलिस की माने, अकॉर्डिंग टू गैलिस, एज पर गैलिस, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, या इसको सिंपली हम लिख लें XA, ठीक है ना, XA इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.7, ठीक है ना। तो A क्या होगा, एक मेटल होगी, A क्या होगी, एक मेटल होगी, ठीक है। और इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक। अगर यही डिफरेंस बता रहे, अगर यही ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेस देन 1.7 आती है, ठीक है ना, तो ए एक नॉन मेटल होगी, ए क्या होगी, एक नॉन मेटल होगी। और नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर। किसका, एसिडिक नेचर किसका, इसका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaOH, ठीक है, और एक ले लेते हैं ClOH, HOCl जिसको बोलते हैं आप, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, 1.7 के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9 होती है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की कितनी हम मान करके चलते हैं, 3.5। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, डिफरेंस निकालिए, ग्रेटर देन 1.7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सोडियम एक मेटल है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, इसीलिए बेसिक नेचर होगा, ठीक है। ClOH ले लें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, ठीक। और ऑक्सीजन की अभी हमने बताया 3.0, 3.5, इनका डिफरेंस लेंगे तो 0.5 आएगा, यानी लेस देन 1.7। इसलिए अगर क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा तो क्या होगा, एसिड होगा, यानी एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरीके से एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए AO,
AO कोई मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA मान लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XO मान लेते हैं, ठीक है। तो XA और XO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ये आता है 2.3, ठीक है ना, ग्रेटर देन अगर 2.3 आ रहा है, ठीक है ना, तो AO का नेचर कैसा होगा? AO कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा, बेसिक नेचर, ठीक है। अगर यही डिफरेंस XA माइनस XO, अगर यही डिफरेंस एग्जैक्टली 2.3 आ रहा है, ठीक है ना, तो AO का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों की तरीके से एक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड के साथ लेंगे तो बेस की तरीके से काम करेंगे, अगर बेस के साथ ले लेंगे तो एसिड की तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या है? XA माइनस XO अगर लेस देन 2.3 आ रहा है, ठीक है ना, तो A का जो ऑक्साइड दैट इज AO जो होगा वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर, यानी एज एन एसिड बिहेव करेगा, एसिडिक नेचर होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे एक नोट मैं लिख देता हूं, नोट, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको जनरली कैसे समझना है, क्या लिखेंगे? द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of metals are generally basic in nature, generally basic in nature, यानी मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर जनरली एसिडिक इन नेचर, आर जनरली एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आई? यानी मेटल का अगर कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो वो एज अ बेस वर्क करेगा, अगर नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो किस तरीके से एक्ट करेगा? एज एन एसिड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो कुछ हम एलिमेंट्स ले रहे हैं जैसे Na2O, ठीक है, CO2, ओके, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं? कार्बन का ऑक्साइड हो गया, F2O, ठीक है ना, ये ले लिया। अब इनमें देखिए ये क्या है? सेकेंड पीरियड, एक मिनट, यहां पर आप एक काम करें, लिथियम का ले लें, इसकी जगह पे लिथियम का ले लें, Li2O ले लें, ठीक है ना, Li2O। तो ये सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, उनके ऑक्साइड्स ले लिए हैं, ठीक है ना। अब ये तो मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर किधर इंक्रीज करेगा? लेफ्ट टू राइट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का, यानी लेफ्ट टू राइट अगर चले जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करती चले जाएगी। या यूं कहें इसकी तरफ, इधर की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। BS का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। कहां से? राइट टू लेफ्ट,
ठीक है, ये तो एक हमने पीरियड वाइज बात कर ली। एक ग्रुप में देख लेते हैं, इन अ ग्रुप, जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, ठीक है ना, CS2O। ठीक, देखिए डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है, इसलिए इनसे बनने वाले ऑक्साइड्स से जो बेस होंगे उनकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। यानी CS2O जितना अच्छा बेस होगा, Li2O उतना वीकर बेस माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, अभी एक जनरल प्रिंसिपल की बात करी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है और न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, देखिए हमने क्या बोला था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। लेकिन उस स्टेटमेंट में हमने एक चीज एम्फेसाइज करी थी, जनरली वर्ड का, जनरली वर्ड का, यानी जनरल तौर पे अगर केस की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने जनरली वर्ड यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब देखिए जैसे कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा पानी को कुछ लोग एम्फोटेरिक मानते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल भी मानते हैं, तो ये एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, मेनली आपके ये जो तीनों हैं ये तो सर्टिफाइड न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सर्टिफाइड न्यूट्रल। हाँ, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये बस आपको याद रखने हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो उसके लिए मैं पहले एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। वाइट, हाँ, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है ना, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। इसको याद रखने का एक न्यूमोनिक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो याद कर लें। ऑल बेसब्र, बेसब्र ना, जिसके अंदर सब्र नहीं होता है, ठीक है ना, जनता, जनता कार में गाना सुने, कौन सा, पंजाबी तड़का, ठीक है ना, ऑल बेसब्र जनता कार में गाना सुने पंजाबी। ठीक है, अब देखिए जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3। बेरिलियम है, बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होगा, BeO। एंटीमनी है, एंटीमनी कौन से ग्रुप में लाई करता है, कौन से ग्रुप में लाई करता है, 5th A ग्रुप, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। याद करो, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब SB यानी 5th में, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन की 2 होती है तो Sb2O3, ठीक है। जिंक, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो ZnO। हाँ, यहाँ पर क्रोमियम में ध्यान रखना, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी है +3 लेनी है, इसकी जनरली कौन सी लेनी है, +2 लेनी है, तो यहाँ से क्या बनेगा, Cr2O3, और यहाँ से क्या बन जाएगा, MnO2। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, मेन मैं लिखे दे रहा हूँ। हाँ, ये कौन से ग्रुप का है,
ये कौन से ग्रुप का है? बैंगन आलू गाजर, बोरॉन फैमिली, बैंगन आलू गाजर। वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो ये क्या बनेगा? Ga2O3, ठीक है ना। SnO भी इसका होता है, SnO2 भी होता है, ठीक है ना। PbO भी होता है, PbO2 भी होता है, Pb3O4 भी होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने मेन जो थे वो लिख दिए हैं। इसी तरीके से वेनेडियम का भी पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा? वेनेडियम का कौन सा? V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। ये भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, ठीक। तो मेन मैंने लिख दिए जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ख़ासकर जो ये मैंने न्यूमोनिक लिखा है ना, इसको बनाने में टाइम भी लगा था, ये कहीं से कॉपी नहीं किया, अपने आप ही बनाया है। तो याद रखिएगा, ऑल बेसब्र जनता कार में गाना सुने पंजाबी। तो इसमें आपके सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए कुछ चीज़ें जब हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग में, तो वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी थी इस स्लाइड की वजह से। देखिए सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ठीक। डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करना, यानी इसका अपोजिट अगर बोले तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करना। यानी जितना अच्छा टेल्यूरियम का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा, उतना ही बुरा हम क्या बोल सकते हैं? एसिडिक नेचर होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसकी है तो इसी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत अच्छी, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी? ज्यादा। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, इनसे जो सल्फेट बन रहे हैं उनका भी ऑर्डर यही होगा, यानी ऑक्साइड, सल्फेट या सल्फाइट, टी वाला, ठीक है ना। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा, ध्यान रखिए। अगला है नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन। नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक। और इनका एक बार नाइट्रेट लिया गया है, एक बार कार्बोनेट लिया गया है, और एक बार इसका बोरेट लिया गया है, BO3, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन सबसे पहले कौन होता है पीरियड में? बोरॉन, फिर कौन आता है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो इनके ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा ऑक्साइड किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, सबसे अच्छा ऑक्साइड किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। फॉर एग्जांपल N2O5, ठीक। और उसके बाद में इसका यानी ऑक्साइड की बात करें तो ये आएगा। इनको पानी में डिसॉल्व करके जो है ना, इनके ऑक्साइड्स को, इनके एसिड भी बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन का, इनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं बेसिकली। तो इनके जो ऑक्सी एसिड्स हैं, नाइट्रोजन का अच्छा होगा, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का। बिल्कुल वही जिनको ऑक्साइड का जो बिहेवियर है या ऑर्डर है वो सेम इसमें भी फॉलो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है ना। फॉस्फोरस अच्छी नॉन मेटल है, फिर इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ी, इसमें भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे HClO4, HbRO4, HiO4, ठीक है, इन सब में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो +7 ही है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, लेकिन ये ध्यान रखिए डाउन द
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, या यूं बोल सकते हैं कि एसिडिक जो नेचर होता है वो डिक्रीज करता है। इसलिए जो इसका ऑक्सी एसिड क्लोरीन का होगा वो अच्छा होगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन अच्छा होगा आयोडीन के ऑक्सी एसिड से। सिमिलरली यहाँ पर भी वही फॉलो हुआ है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ फॉलो हुई है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिए नहीं लिए, यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना, ऑफ फॉलोइंग। जैसे H2SO4 और H2SO3, ठीक है, HNO2 HNO3, ठीक है ना, या हम ले सकते हैं HClO, ठीक है, HClO2 HClO3 HClO4, या H3PO4 H3PO2, ठीक है ना, H3PO3 कर लो, यहाँ पे H3PO2 कर लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करेंगे तो इससे एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने यहाँ के लिए छोड़ा था। देखिए ये सारे क्या हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं, सारे क्या हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं। अब जब ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रल एटम है वो भी क्या है, सेम है, सेंट्रल एटम भी क्या है, सेम है। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या कर रहे थे, ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज वेरी कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल एटम भी सेम हो तब हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी प्लस चार्ज के, यानी प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब यह है जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे तो +6 आएगी, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 3 दूनी 6 और 2, ये +4 आएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2SO4 इज मोर एसिडिक देन H2SO3। ठीक, बात समझ में आई। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो HNO3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, और यहाँ पर कितनी निकल करके आएगी, +3, कितनी निकल के आएगी, +3। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, HNO3 इज मोर एसिडिक देन HNO2। इनकी बात कर लेते हैं, देखिए इनकी बात कर लेते हैं। हाँ, इसकी +3 आई थी ना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसकी +3, ठीक है, और इसकी +5 और इसकी +7। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा होगा, तो इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, सिंपली हमने ये चीज़ें लिख दी हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर समझाना नहीं है, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड बात हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, HClO4, और फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO।
दैट्स इट। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले एक एग्जांपल और रह गया है, इसको भी देख लीजिए। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +5, ठीक है ना, 8 3, हाँ 6, इसकी आएगी +3, और यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी +1, यानी H3PO4 is more acidic than H3PO3 and H3PO3 is more acidic than H3PO2। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हमने बता दिया, कब? जब सेंट्रल एटम भी क्या हो, सेम हो, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैच, क्वेश्चन कह रहा है मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम सेकंड। देखिए Na2O ये क्या है? मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, यानी फर्स्ट का क्या मैच करेंगे? बी। Al2O3 पहला मेंबर है ऑल बेसब्र जनता, ऑल यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा? एम्फोटेरिक, यानी किससे मैच करेंगे? डी के साथ। ठीक है, और फिर क्या आ गया? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। एक्सेप्शनल केसेस कौन से? इनर्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी तीसरे का ए, थर्ड का ए, यहां पे लिख देते हैं थर्ड का ए। Cl2O7 यानी क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर। ने किससे मैच करेगा? सी से, यानी पहले का बी वाले। देखो ये तो काट ही दो, सॉरी एक मिनट। हाँ, जिनमें पहले का बी है ना वो तो सही होंगे, बाकी जो है उनको काट दो। फिर दूसरे से मैच करते हैं, दूसरे का डी, तो दूसरे का डी यही ऑप्शन मिल रहा है। बाकी आप मैच कर सकते हैं, सारे मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यह उड़ीसा नीट 2019 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following oxides is more acidic in nature? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सेकंड ए ग्रुप के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। सेकंड ए ग्रुप कौन है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। लेकिन जो जितना बुरा बेसिक होगा उसको अपोजिट बोल सकते हैं ना, उतना अच्छा एसिडिक नेचर रखेगा कि नहीं रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिखे दे रहा हूं कि मेटेलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? Be, फिर Mg, फिर Ca, फिर Sr, ठीक है, और फिर Ba। ये हमने मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख दिया। ये कौन सा है? मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। इनके ऑक्साइड अगर बना दें तो क्या बनेगा? BeO, ठीक है, MgO, CaO, SrO एंड BaO। ये कौन सी स्ट्रेंथ हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर यही साइन इस तरीके से लगा दिए जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझे कि नहीं समझे? यानी इसमें पूछ क्या रहा है? मोस्ट एसिडिक, तो BeO का जो ऑक्साइड होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following oxides is amphoteric? ठीक, जो न्यूमोनिक हमने बताया है वो न्यूमोनिक अगर याद रखोगे तो इस टाइप के हजारों क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप आसानी से जो है ना मार्कआउट कर सकते हो। अगर रट्टा मारने बैठोगे तो इतने सारे ऑक्साइड्स जो है रट नहीं पाओगे। ध्यान रखिए, देखिए, ऑल बेसब्र जनता कार में गाना सुने, Sn आ रहा है ना, तो Sn का जो ऑक्साइड है वो कौन है? SnO2,
Sn का जो ऑक्साइड है SnO2, Sn का मतलब टिन का ऑक्साइड, SnO2 इज एम्फोटेरिक। बाकी CaO क्या है, बेसिक है, CO2 क्या है, एसिडिक है, SiO2 क्या है, SiO2 इसको क्या मानेंगे, देखो एक तो सिलिकॉन जो होती है उसको कुछ लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज के साथ मानते हैं क्या, मेटेलॉइड, जबकि हायर क्लासेस की अगर बात करें IIT नीट वगैरह में तो इसको जनरली नॉन मेटल ही मानते हैं, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, एज कंपेयर टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ AX, हाइड्रोलिसिस ऑफ AX, देखिए इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट सीखने हैं कि अगर AX कोई कंपाउंड है और उसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है ना, तो इसमें A और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड होते हुए, ठीक है ना, हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन, if electronegativity of X is greater than electronegativity of A, then on hydrolysis the product formed is HX, और AX यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर AX, ऐसे AX जिनमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से क्या हो, ज़्यादा हो, उसमें जैसे BCl3, PCl3, PCl5, POCl3 एटसेट्रा, ठीक है। किस तरह से होगा प्रोसेस, देखिए फॉर एग्जांपल BCl3 मैंने लिया, अब क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस, यानी पानी के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, सिंपल, पानी में डिसॉल्व कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये जितना भी Cl है ये एक एक हाइड्रोजन के साथ बाहर, तो क्या बना लेगा, देखिए 3HCl बन जाएंगे और प्लस क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। इसी तरीके से PCl3 का सिमिलरली करा लेंगे, तो मैं PCl5 का बता रहा हूँ, PCl5 का बता रहा हूँ, देखिए तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, ठीक है ना, तो 2HCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और प्लस क्या बनेगा, POCl3, POCl3। अब ये जो POCl3 है, ठीक है ना, POCl3 है, इसमें अगर फर्दर हम हाइड्रोजन पानी मिला दें, ठीक है ना, जो मैंने उस पर लिखा हुआ है POCl3, इस तरीके से फिर से लिख लेते हैं, प्लस HOH और HOH, ठीक, तो ये पूरा पार्ट बाहर हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट बाहर होकर के क्या बना लेगा, देखिए 3HCl बाहर हो जाएंगे और प्लस क्या बाहर होगा, ठीक है ना, कितने, 3 हाइड्रोजन और 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यानी H3 और 1 फॉस्फोरस है H3PO4, तो आपको मिल जाएगा कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह से अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है तो या तो हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलेगा, HCl यानी HX टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, या दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखिए, if
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन X, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देन ऑन हाइड्रोलिसिस HOX acid is formed, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर इस टाइप में AX क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल Cl2O, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कि नहीं होती है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो इसके केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, HOX टाइप का बनेगा, कब, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये 2 क्लोरीन हमने बना लिया ऐसे, और प्लस HOH, हाँ, क्या बन जाएगा, देखिए HOCl बनेगा कि नहीं बनेगा, HOCl और प्लस ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इधर बचे हैं, पानी बन जाएगा। बात समझ में आई, तो HOCl बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कैसे करते हैं, देखिए, देखो जब भी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे हमें क्या लिखना है, CO2 लिखना है या H2O लिखना है, ठीक है ना। इसमें जब इनकी नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, कार्बन, और फिर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, फिर ऑक्साइड। तो इसको इस तरीके से किस बेसिस पे लिखा जाता है, देखिए कार्बन को अगर लिखना है, यानी कार्बन क्या है, पहले पढ़ा जा रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे इसे, प्रीफिक्स। एक तो आपका प्रीफिक्स है, दूसरा क्या है, अगर ऑक्साइड पढ़ेंगे तो क्या है, लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं या लिखते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी एलिमेंट्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, उनको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। और एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, एज अ सफिक्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या है, CO2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने बात की थी, इसकी 2.5 होती है, इसकी 3.5 होती है कि नहीं होती है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्साइड कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स। क्लियर, इस तरीके से। इसका एक एक्सेप्शन है, वो लिख लेंगे, NH3 कहेंगे सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, इसकी 2.1 होती है। तो इसको पहले क्यों लिखा गया, तो ये एक एक्सेप्शन है, एज एन एक्सेप्शन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।
आई होप कि आपको इंटरेस्ट आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।